हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरु जनुत्रिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाई पुरु। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में तना जो है यहाँ तक डिस्कस किया था। ठीक है, तना जो है वो डिस्कस किया था अपन ने, यहाँ तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में अपन पत्ती से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो पर्णवृंत कहलाता है। मतलब याद रखना आपको कि पत्ती तने से या ब्रांच से जिस पार्ट्स के द्वारा अटैच होती है उसे पर्णवृंत कहलाता है, उसे पर्णवृंत कहा जाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ठीक है, जो भाग सबसे बड़ा होता है, जो हमें दिखाई देता है, वो फलक होता है। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों के इन भागों को पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? बिल्कुल नहीं, सभी में तो नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, देखो पर्णवृंत ये रहा। ठीक है, जो तने से या शाखा से जो अटैच है वो पर्णवृंत हो गया, ये फलक हो गया। ठीक है, इसे पटल बोला जाता है। ठीक है, इसमें ये जो है ये सिराएँ हैं, सिराएँ। ठीक है, ये मध्य सिरा हो गई और ये जो है आगे फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, और ये तना हो गया। ओके, आगे देखते हैं। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्तियां विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, ये जो लीफ है ना, इस लीफ को या तो उल्टा या सीधा जो भी कागज़ के नीचे रख के उस पर तिरछी पेंसिल से स्केच बनाना है आपको। ठीक है, मतलब उसे रगड़ना है पेंसिल को तिरछा करके। तो इस पर क्या है कि मध्य सिरा वगैरह, सिराएँ, पत्ती के फलक के किनारे वगैरह, ये सिर मध्य सिरा हो गई, ये सिराएँ हो गई। ठीक है, ढेर सारी ये फलक वगैरह, ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो कागज़ पर छप जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये फलक हो गया। ठीक है, ये बीच बीच में सिराएँ रहेंगी और ये मध्य सिरा रहेगी। ठीक है, पत्ती की रेखीय संरचनाओं को सिरा कहते हैं। बिल्कुल। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं? ठीक है, एक मोटी सिरा रहेगी बीचों बीच में, उसे मध्य सिरा कहेंगे। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। भाई सिराएँ लीव्स पर किस प्रकार से अरेंज है? भाई जिस तरीके से जाल तरह की जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, यदि यह डिज़ाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी होती है तो सिरा विन्यास जाल का रूपी होता है। अगर यह सिरा विन्यास मध्य सिरा के दोनों तरफ होता है जाल जैसा तो उसे जाल का रूपी सिरा विन्यास बोलते हैं। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसी सिराओं को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ओके, तो मोस्टली जालकावत जो सिरा विन्यास जिनमें पाया जाता है वो डाइकोटिलीडन द्विबीजपत्री पादप में पाया जाता है, और जिनमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है वो एक बीजपत्री में पाया जाता है। ठीक है, विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन करें। भाई पेड़ में डायरेक्टली देख लो, आप जिसका भी पेड़ देखना है, सरसों का पौधा वगैरह। ठीक है, गेहूं का देख लिया, आम का देख लिया अपन ने, पीपल का देख लिया, बरगद का, तो बिना थोड़े दूर से उनका अरेंजमेंट देख लो। हाँ, इसमें समांतर है। समांतर में क्या होगा, कोई मध्य सिरा नहीं होगी। ये समझ लो कि देखो यहाँ से एक सिरा जाएगी सीधे ऐसे ऐसे डायरेक्टली। ठीक है, और जबकि इसमें क्या होता है, जो जाल का रूप है इसमें ये होता है, फिर डिवाइडेड होती है, ये इस तरीके से रहती है ये। ठीक है, ये हो गया जाल का वर्ग। आवश्यक सामग्री: साग, पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा लो। ठीक है, पत्तियों में सिरा विन्यास समांतर और ये जाल का रूपी। तो ये हो गया जाल का रूपी। ठीक है, जैसा ये दिखा रखा है। ठीक है, ये जाल का रूपी होगा। समांतर में क्या होगा, ये। ठीक है, इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भलीभांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए।
कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं यह बूंदें कहाँ से आई? और क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलें। हाँ, वो हटानी तो है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो पत्ती होती है उसके नीचे क्या है, इसमें रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, नीचे की साइड में रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन का। ठीक है, इनमें रंध्र पाए जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि पौधे से जो है पानी की बूंदें के रूप में निकलते हैं। जितनी हीट होती है तो पानी की बूंदों के रूप में निकलते हैं। जल की यह बूंदें पत्ती से जल बाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जड़ से बहुत सारा उन्होंने पानी लिया, पत्तियों के द्वारा उन्होंने क्या है, वायुमंडल में रिलीज कर दिया उसे। ठीक है, आप इस विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। ओके, हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के बाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। एक्चुअली क्या है कि पॉलीथीन क्या है कि एक उसको पार नहीं जाने देगी जल वाष्प को। ठीक है, अपने अंदर संभाल के रख लेगी, आर पार नहीं होने देगी, तो हम उसे ईजिली देख सकते हैं पॉलीथीन में। ठीक है, अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों का विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। ठीक है, जल क्या होता है? द्रव होता है, एक ठोस होता है और एक गैसीय अवस्था होती है। 3 अवस्थाएं होती हैं जल की। ठीक है, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। संघनन बोला जाता है उसे। ठीक है, संघनन के द्वारा क्या है, द्वारा से जम जाता है वो। ठीक है, द्वारा से जो है बूंदों के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। आवश्यक सामग्री: पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट और आयोडीन। आपको ये सारी सामग्री पत्ती तो लेनी है, इसका स्टडी कर रहे हैं। स्प्रिट लेनी है अपने को, बीकर लेना है, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट और आयोडीन विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भलीभांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने को है नहीं, एक प्रोसेस है कि आप देखते हैं अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विशिष्ट पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? ठीक है, हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित था। बिल्कुल, आलू में यह मंड पौधे के अन्य भागों से एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियाँ प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है हरी पत्तियों में। ठीक है, हरी पत्ती ही रिस्पॉन्सिबल है प्रकाश संश्लेषण के लिए, हमें ऑक्सीजन देने के लिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए। ठीक है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरत क्या होती है? एक तो वाटर की जरूरत होती है और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। बिल्कुल, ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होती है पादपों से, इसी प्रोसेस के द्वारा प्राप्त होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, मंडल नहीं, मंड के रूप में क्या लिख रखा है। ठीक है, ये देखते हैं अपन क्रियाकलाप जो अभी थे। ये ग्रीन पत्ती ली थी। ठीक है, बीकर में परखनली में इसको रखा था। ठीक है, और आयोडीन का जैसी विलयन इसमें डालो तो बैंगनी रंग के हो गए। इसका मतलब इसमें मंड उपस्थित है। ठीक है, क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये थोड़ा सा वो है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुँचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। भाई तना जो है एक्चुअली क्या है कि पानी होता कहाँ? पानी होता है ज़मीन में। अब ज़मीन में लगी होती है जड़, जड़ से कनेक्टेड होता है तना, अब तने से कनेक्टेड होती है पत्ती। तो पत्ती जो है डायरेक्टली वाटर तो ले नहीं सकती, वो कहीं से भी नहीं ले सकती। बारिश होगी तब भी नहीं ले सकती वो डायरेक्टली। पानी जो है जड़ के द्वारा, मूल रोम होती हैं। ठीक है, मूल रोम्स, रूट्स इसे बोला जाता है, नहीं रूट एयर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। वो जाइलम के थ्रू पहुँचते हैं तने और पत्तियों वगैरह में। ठीक है,
जाइलम का पूरा प्रोसेस होता है, जाइलम का ही काम है पूरा पत्तियों तक या फिर किसी भी भाग तक वाटर और मिनरल्स जो है पहुंचाना। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है, ठीक है। पत्ती से जल की कुछ मात्रा का ह्रास बाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती है, ठीक है। ये बिल्कुल जड़ करती है, हाँ ठीक है। ओके, अगली चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।